कमल ज्योति को पैसे रखने के लिए दे रहा है। अरे हम क्या करेंगे इन पैसों का? अरे रख लो, मायके जा रही हो, काम आएंगे, रख लो। पहले ही आपने इतने पैसे तो दे रखे हैं हमें, और पैसों का क्या करेंगे हम? अरे मायके जा रही हो, किसी चीज़ पे दिल आ जाता है या लेने का मन कर जाता है तो पैसे होने चाहिए तुम्हारे पास। आपने तो हमें कभी पैसों की कोई कमी नहीं होने दी, बिना मांगे ही पैसे दे देते हैं हमेशा। हाँ तो हमारी धर्म पत्नी हो तुम, इस घर की मालकिन हो, तो मैं मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए कभी। आपको पता है हमारी सारी सहेलियां हमसे शिकायत करती है कि उनके पति कभी उन्हें पैसे ही नहीं देते, लेकिन हमें तो कभी कोई शिकायत नहीं रही आपसे, क्योंकि आपने हमें कभी भी किसी चीज़ के लिए ना कभी रोका ना कभी टोका। अरे जब से तुम हमारी ज़िंदगी में आई हो तब से हमारी ज़िंदगी रोशन सी हो गई है, हमारी ज़िंदगी में बरकत ही बरकत हुई है, इसीलिए तो हम तुम्हें बिना मांगे ही पैसे दे देते हैं। आपके होते हुए हमें कभी किसी चीज़ की कमी हो ही नहीं सकती, हम जानते हैं। ज्योति की आंखें अपने पति कमल की तस्वीर को देखकर उन पुराने दिनों को याद करते हुए भर आती है। आज कमल की 13वीं थी और ज्योति को अपने पति की बड़ी ही याद सता रही थी। माँ, ये पंडित जी क्या कह रहे हैं? 5100 रुपये का दान और करना है? इन 12 दिनों में इतना सब तो किया है, दान धर्म, पंडित जी को सब कुछ दिया है, अब भी ये इतना सब मांग रहे हैं। बेटा अब जो रीत है वो तो करनी ही पड़ेगी ना। ये कैसी रीत है भला? मरने वाला इंसान तो मर गया, दिवाला तो हमारा निकल रहा है। ऐसा नहीं कहते बेटा, तुम तो जानते हो तुम्हारे पिताजी कितने दिल वाले थे, सबकी मदद करते थे। आज उनकी 13वीं के दिन हमें दिन खोलकर उनके लिए दान पुण्य करना चाहिए। अरे जब पिताजी जिंदा थे तब भी वो इतना ही दान करते थे, जब देखो सबको पैसे लुटाते रहते थे। फिर हमें अब ये सब करने की क्या जरूरत है? आप पंडित जी से कह दीजिए हम इन सब में नहीं मानते हैं। लेकिन बेटा ऐसा सही नहीं लगता। अरे माँ, आप तो समझदार है, आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? पिताजी तो चले गए लेकिन हम तो जिंदा है ना। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, मुझे अपना भी तो भविष्य देखना है कि नहीं? ठीक है, मैं पंडित जी से बात कर लेती हूँ। कमल के जाने के बाद अब पूरे कारोबार की भाग दौड़ उसके बेटे अक्षय के हाथ में आ चुकी थी, लेकिन अक्षय अपने पिता जैसा जज्बाती इंसान नहीं था। वो हर चीज़ बड़े ही सोच समझ कर करता था। अक्षय की शादी अभी तक नहीं हुई थी, इसलिए सबसे पहले अब वो शादी करके सेटल होने के बारे में सोच रहा था। माँ, मैंने अपने लिए एक लड़की पसंद कर ली है, उसका नाम है टीना। तूने लड़की पसंद कर ली और मुझे बताया भी नहीं? कहाँ की है लड़की, कौन है, क्या हम उसे जानते हैं? आप उसे नहीं जानती हैं लेकिन मैं उसे जानता हूँ। हम दोनों काफ़ी समय से दोस्त थे, इसलिए अब मैंने सोचा कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। हाँ लेकिन हमें भी तो शादी की तैयारियां करनी होगी ना, खरीदारी करनी होगी, जेवर लेने होंगे, रिश्तेदारों को मिठाइयाँ देनी होगी। माँ, उन सब की चिंता मत करो, तुम बस अपने लिए 2 जोड़ी कपड़े ले लेना, बाकी मैं सब देख लूँगा। लेकिन बेटा तो मुझे पैसे दे दो, मैं सारी खरीदारी कर लूँगी, होने वाली बहू के लिए जेवर भी देख लूँगी। वैसे भी हमारे शर्मा जी है ना जेवर वाले, वो पहचान वाले हैं, उनके यहाँ से अच्छे जेवर मिल जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, टीना अपने जेवर अपने आप ही पसंद कर लेगी, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल की लड़की है, वो होशियार है, तुम फिक्र मत करो, वो खुद देख लेगी। तुम बस अपना देख लो। ये लो 2000 रुपये, अपने लिए कपड़े ले लेना। ठीक है। अक्षय ने अपनी शादी की तैयारियां भी खुद की, यहाँ तक कि टीना के जेवर भी खुद ही ले लिए। शादी में ज्योति के पास ना तो पैसे थे ना ही कोई जिम्मेदारी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गैर की शादी में आई है। अरे बाजी, आपके बेटे की शादी है ना? हाँ जी, मेरे बेटे की ही शादी है। तो ज़रा 50 रुपये तो दीजिए, वो एक भिखारी बाहर खड़ा मांग रहा है, वो भी आपके बेटे को दुआएं देगा। 50 रुपये? बेटा मैं ना अपना पर्स घर पर रख कर आई हूँ, मैं अभी अपने बेटे से मांग कर दे देती हूँ। चलिए छोड़िए, मैं ही दे देता हूँ उसे, फिर सेठ से ले लूँगा। ठीक है बेटा, अब इससे क्या बताऊँ कि मेरे पास 50 रुपये भी नहीं है देने के लिए। अक्षय ने 2000 दिए थे कपड़ों के लिए, बस उसके बाद तो उसने मुझे कुछ दिया ही नहीं। मेरा पर्स तो बिल्कुल खाली लगा पड़ा है। ज्योति के बेटे की शादी थी, लेकिन ज्योति के पास 50 रुपये तक नहीं थे। ज्योति को लगा था कि शायद अक्षय शादी की भागदौड़ में बहुत व्यस्त है, इसलिए वो ध्यान नहीं दे पा रहा है। लेकिन उसे क्या पता था कि ये तो अक्षय की आदत ही बन जाएगी। आज टीना की पहली रसोई है, आज तो मुझे तुम्हें नेक देना चाहिए। 1 मिनट,
अक्षय, मुझे कुछ पैसे देना, मुझे टीना को नेक देना है। अरे तो मैं ही दे देता हूँ। ये लो टीना, 1100 रुपये तुम्हारा नेक। वाह, 1100, थैंक यू। अक्षय, मैं कह रही थी घर का राशन और सब्जियां भी ख़त्म होने को है, तो मैं जाकर ले आती हूँ बाज़ार से। अरे माँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। टीना सब कुछ ऑनलाइन घर पर बैठकर मंगवा लेगी। अब किसी को बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन राशन तो हम बनवारी से ही लाते हैं ना, मैं अभी घर पर बैठकर क्या ही करूँगी। इससे अच्छा है तुम मुझे कुछ पैसे दे दे, मैं ले आती हूँ राशन। माँ, मैंने कहा ना, मैंने टीना के अकाउंट में पैसे डाल दिए हैं, वो खुद सब मंगवा लेगी। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप सत्संग सुनिए, मंदिर जाइए, आराम करिए, ये सब चिंता आप छोड़ दीजिए। ठीक है बेटा। अक्षय और टीना ने घर का हर खर्च और काम खुद में बांट लिया था और घर का खर्च भी दोनों ही चलाते थे। लेकिन इस बीच में ज्योति के पास एक पैसा नहीं था अपने खर्च के लिए। आज तो बड़ा ही सुंदर भजन गाया पंडित जी ने, मन ही खुश हो गया। सच में बहुत ही सुंदर भजन था। अरे इसीलिए हम सब मोहल्ले वाले सोच रहे हैं कि कल एकादशी के दिन पंडित जी को दान देते हैं। मैं तो कहती हूँ तू भी उनके लिए दान लेकर आ जाना, उससे मंदिर की मदद भी हो जाएगी और अपने हाथों से दान भी हो जाएगा। अक्षय से कहूँगी दान के लिए तो फिर से गुस्सा हो जाएगा, और मेरे पास तो खुद के पैसे ही नहीं। अरे क्या हुआ, क्या सोच रही है, कुछ बोल नहीं रही? अब नहीं, तुम सब दान दे दो, मैं फिर कभी दे दूँगी। अरे हमारे साथ देती तो अच्छा होता ना, सब साथ में देंगे तो उनकी मदद भी हो जाएगी। नहीं, मैं फिर कभी दे दूँगी। अभी हमने दूसरी जगह दान दिया था ना, इसलिए अभी नहीं हो पाएगा। चल ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। अरे ये देख, गरम गरम कचौरी वाला जा रहा है, चल खाते हैं। नहीं, तुम खा लो, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन तुझे तो कचौरी बहुत पसंद है। जब भाई साहब जिंदा थे तो वो तेरे लिए हर दूसरे दिन ले आते थे, है ना? हाँ, पर उनके जाने के बाद जैसे सब कुछ ही बदल गया। अब कचौरी खाने का मन ही नहीं करता। तो ठीक तो है ना ज्योति? हाँ ठीक हूँ, बस उनकी बहुत याद आती है। वो मुझे घर की लक्ष्मी कहते थे, पता है। जितना भी कमाते थे सब कुछ मेरे हाथ में लाकर रख देते थे। अब तो ना वो रहे और ना ही। नहीं नहीं, कुछ नहीं, तू खा ले कचौरी, मैं चलती हूँ। ज्योति के पास अपने खुद के पैसे नहीं थे, यहाँ तक कि अगर उसे कुछ भी खरीदना होता तो उसे अक्षय को सफाई देनी पड़ती कि उसे किस लिए पैसे चाहिए। अरे दवाइयाँ तो मैं लाया हूँ ना माँ, आपकी सब कुछ तो ला कर दिया है, आपका साबुन, दवाइयाँ, पाउडर। अब आपको किस लिए पैसे चाहिए? और वो बेटा, कल मोहल्ले में शादी है ना, तो उसके लिफाफे में 500 रुपये डालने थे ज़रा। हाँ तो 2 लिफाफा मैं डाल देता हूँ। और 500 रुपये क्यों डालने हैं? 200 रुपये सही है बस। बेटा, उनसे हमारा सालों पुराना रिश्ता है। तुम्हारे पापा और भाई साहब बहुत पुराने दोस्त हैं। उनकी बेटी की शादी में हम 200 रुपये डालेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। उनका रिश्ता पापा के साथ था, मैं उन्हें नहीं जानता हूँ। 200 रुपये सही है, ये लीजिए लिफाफा। अक्षय, मैं ये कह रही थी कि मुझे कुछ पैसे दे देता तो अच्छा रहता। अरे माँ, आपको जब पैसे चाहिए होते हैं मैं देता हूँ ना। आप अपने पास पैसे रख कर क्या करेंगी? दवाइयाँ, राशन, आपका हर सामान तो मैं आपको ला कर देता हूँ। अब क्यों चाहिए पैसे? ऐसा नहीं है बेटा, मैं तो बस ये कह रही थी कि खुद के पैसे होंगे तो सही रहता है। कभी किसी चीज़ पे दिल आ जाए तो तुझसे मांगना अच्छा नहीं लगता। तो आप फालतू चीज़ों में पैसे बर्बाद करना चाहती हैं, और आपको कुछ भी चाहिए तो आप मुझसे कहिए, मैं ला दूंगा। ये क्या होता है पैसे दे दो, पैसे दे दो? आप तो सबको पैसे बांटती फिरेंगी। आपको जो चाहिए मुझसे कहिएगा, बस। ठीक है बेटा। ज्योति के बार बार कहने पर भी अक्षय ने ज्योति के हाथ में कभी पैसे नहीं दिए, लेकिन अब ज्योति ने पैसे लेने का एक और तरीका अपना लिया था। अरे टीना, मैंने इसमें 2000 रुपये रखे थे, तुमने देखा है क्या? नहीं तो मैंने नहीं दिखे, क्यों, क्या हुआ? अरे कल ही मैंने इस जेब में 2000 रुपये रखे थे, पता नहीं अब मिल नहीं रहे। तुम दुकान पर ही भूल गए होगे, तुम्हें याद नहीं होगा। अरे नहीं, मुझे याद है, मैंने इसी जेब में पैसे रखे थे, पता नहीं अब कहाँ गए। अरे देख लो, यहीं कहीं होंगे, कहीं रखकर भूल गए होंगे। ये भी हो सकता है। अक्षय ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि उसे लगा था कि वो शायद सच में पैसे दुकान से लाया ही नहीं है,
लेकिन कुछ दिन बाद फिर उसके कमरे से 5,000 रुपये गायब थे। मैंने यहीं तो रखे थे इस कबर्ड में, कहाँ गए? टीना, टीना, क्या हुआ? मैंने यहाँ कल रात को 5,000 रुपये रखे थे, कहाँ गए? अरे मुझे नहीं पता कहाँ रखे थे तुमने। मुझे तो अभी अभी पता चल रहा है कि यहाँ 5,000 रुपये भी थे। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कल ही रात को तो रखे थे, यहाँ अभी मिल नहीं रहे। कल रात को वो मिस्त्री आया था, उसने तो नहीं लिए होंगे। अरे हाँ, कल वो यहीं कमरे में ही दरवाज़ा ठीक कर रहा था ना, उसी ने लिए होंगे ज़रूर। तभी कहती हूँ पैसे ध्यान से रखा करो, हो गए ना चोरी। आगे से ध्यान रखूंगा भाई। ये दूसरी बार था जब अक्षय के पैसे चोरी हुए थे, लेकिन अब हर दूसरे दिन अक्षय के साथ कुछ न कुछ ऐसा हो ही रहा था। अरे तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे क्या पता तुम्हारे 4,000 रुपये किसने लिए? हमारे कमरे में और कोई आता जाता नहीं, हम दोनों के अलावा और कौन ले सकता पैसे? मेरे पास अपने पैसे हैं, मैं क्यों लेने लगी तुम्हारे पैसे? मुझ पर चिल्लाना बंद करो, समझे? अरे तो और कौन हो सकता है जो इस घर में ऐसा काम कर सकता है? क्यों, तुम भूल गए क्या? तुम्हारी माँ भी रहती है इस घर में, जिसे तुम फूटी कौड़ी भी नहीं देते। वो चुराती होंगी हम दोनों की नजर से बचाकर पैसे। माँ ये काम करती है? हाँ नहीं तो क्या। आज भी मैंने एक आदमी को उनके कमरे में जाते हुए देखा है। मुझे तो लगता है वो उसे ही पैसे दे रही हैं अपने बैंक अकाउंट में जमा करने के लिए। इसका मतलब मेरी माँ चोर है? आज भी वो इंसान आता ही होगा माँ जी के पास। आज तो हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेंगे। हाँ, आज तो चोर माँ को पकड़ ही लूंगा। अक्षय और टीना दरवाजा खोलकर ज्योति के पास आते हैं और उसी वक्त ज्योति कालू नाम के एक व्यक्ति को पैसे दे रही थी। देखा, मैंने कहा था ना यही चोर है। देखो, ये वही 4,000 है जो तुमने अपने कमरे में रखे थे। अरे ये तो वही 4,000 है। इसका मतलब सच में माँ आप ही चोर है? हाँ, ये सच है। तुम्हारे सारे पैसे मैंने ही चुराए हैं। मैं ही चोर हूं। आपको शर्म नहीं आती अपने ही घर में चोरी करते हुए? आपको क्या कमी रखी है मैंने? वक्त से खाना, दवाइयाँ, कपड़े सब तो आपको मिल जाता था, फिर आपको चोरी करने की क्या जरूरत पड़ गई? अरे इनकी नीयत ही खराब हो गई है तुम्हारे पैसे देखकर। देखो, इसलिए कितने पैसे दे रही है? बस बहुत हो चुका आप दोनों का। अरे तुम होते कौन हो हमारे बीच में बोलने वाले? मैं आपके पिताजी का सेवक हूँ। मैंने उनके साथ बहुत समय बिताया है, और आप जिसे अपना पैसा कह रहे हैं ना, वो हमारे दयालु मालिक का पैसा है। उन्होंने ये कारोबार खड़ा किया है। और रही बात माँ जी के चोरी करने की, तो इसमें भी आपकी ही गलती है। माँ जी ये पैसे अपने लिए नहीं, बल्कि मालिक का वचन पूरा करने के लिए चोरी कर रही थी। उन्होंने एक छोटी सी बच्ची की पढ़ाई का खर्चा उठाने का वचन दिया था, और इसीलिए माँ जी ने आपके पास से अपने पैसे चुराए। मालिक माँ जी को लक्ष्मी मानते थे, जो कुछ भी कमाते थे सब उनके हाथ में लाकर रख देते थे। लेकिन आप जैसी औलाद है कि अपनी माँ को ज़रूरत के पैसे भी नहीं दे रही। खाना, कपड़े और छत तो वृद्धाश्रम में भी मिल जाता है, लेकिन अपने ही बेटे से बार बार पैसे मांगना कितना दर्द देता है, मुझे सब पता है। छोड़ कालू, गलती मेरी है, मैंने चोरी की है। नहीं माँ जी, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हें बिना मांगे ही अपने माता पिता को कुछ पैसे दे देने चाहिए, जिससे वो बिना हाथ फैलाए सर ऊंचा करके जी सके। और यह है कि सही कहा आपने, मैं नालायक औलाद हूँ। मैं पैसे में इतना अंधा हो गया कि ये भी भूल गया कि ये सब मेरे माता पिता का ही दिया हुआ है। माँ मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मुझे नहीं पता कैसे आपसे नजरें मिलाऊं, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। माता पिता के लिए तो बच्चे हमेशा ही छोटे रहते हैं, लेकिन बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि एक उम्र के बाद माता पिता के पास पैसे नहीं रहते, इसलिए उनका सहारा बच्चे ही होते हैं। अगर बच्चे उन्हें नज़रअंदाज करते तो फिर मेरे जैसी बदनसीब माँ चोरी करने लगती है अपने पति का वचन पूरा करने के लिए। नहीं माँ, गलती मेरी है, प्लीज मुझे माफ कर दो, आप चोर नहीं हो माँ। कहानी नीरू की है। पंजाब की नीरू की शादी दिल्ली के राहुल से होती है। दिल्ली कितना बड़ा शहर है ना, लेकिन आप लोगों का घर तो बहुत छोटा है। हमारे पंजाब में तो ये बड़े बड़े घर होते हैं कि मजा ही आ जाता है। कोई बात नहीं नीरू, मैं भी तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मकान बनाऊंगा बहुत जल्दी। नीरू के पिता जहां पंजाब के जाने माने व्यापारी थे, वहीं उसका पति राहुल दिल्ली में एक सिंपल नौकरी करता था।
माँ, यहाँ तो घी मक्खन इतना महंगा है कि क्या बताऊं। मैं तो तरस ही जाती हूँ घी खाने के लिए। नीरू की माँ को ये सुनकर बहुत दुख होता है। मेरी बेटी को घी नसीब नहीं हो रहा है और ये बहू यहाँ बैठकर घी में शक्कर डाल रही है। देख वनिता, मैं साफ कह रही हूँ, इस घर में जितना घी आएगा उतना ही मेरी बेटी के घर दिल्ली भी जाएगा। अरे ये क्या बात होती है माँ जी? बेटी का उतना ही करो जो अच्छा लगे। अब क्या मायके से घी और मक्खन तक की सप्लाई करोगी आप? हाँ, मेरी बेटी किसी चीज को तरसे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब क्या था, नीरू के मायके में 2 किलो घी आता तो 2 किलो दिल्ली जाता नीरू के पास। एक दिन, माँ बड़ी गर्मी पड़ती है दिल्ली में। इस घर में तो एक ही एसी है और वो भी ड्राइंग रूम में। सारा परिवार एक ही कमरे में सोता है। हाँ बेटा, वो तो हर घर की कहानी है। यहाँ भी एक ही एसी है। अरे बिल इतना आता है कि क्या बोलूं। तभी वहाँ राकेश आ जाता है। माँ, थोड़ी देर में यहाँ कुछ प्लम्बर आएंगे मेरे कमरे में एसी लगाने। ज़रा ध्यान से लगवा देना ना माँ। ओए, ऐसे कैसे तेरे कमरे में एसी लगेगा? हाँ हाँ राकेश, एक बार बात तो कर लेता। अरे पापा, वो वनिता को गर्मी में नींद नहीं आती। ड्राइंग रूम में सबके साथ सोने में वो अनकंफर्टेबल है, इसलिए। अरे पूरे परिवार के साथ वहां तेरी बहन नीरू भी तो सोती है। वो नहीं हो रही क्या अनकंफर्टेबल? समझ रहा है ना? अगर एसी लगेगा तो एक दिल्ली में तेरी बहन के कमरे में भी लगेगा, तभी तू लगा सकेगा। राकेश वनिता को सारी बात बताता है। वनिता करती भी क्या, मन मारकर बैठ जाती है। माँ, ये लोग ठीक नहीं है, क्या करूं मैं? अरे बेटी, यहाँ आ जा, तू यहाँ आकर रह ले। अरे छोड़ दे ऐसे पति को। कैसे छोड़ दूं माँ? समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे? वैसे भी मेरा एक बेटा है मयंक। अरे हटा बेटा, तेरी उम्र ही क्या है, इतनी परेशान रहेगी तो काम कैसे चलेगा। खैर, बात आई गई हो जाती है। माँ को लगता है कि नीरू ठीक है, तो वहीं नीरू के मन में एक ही लाइन चल रही होती है, यहाँ आ जा। माँ ने तो बोल ही दिया है कि यहाँ आ जा। बस मयंक थोड़ा सा बड़ा हो जाए, इन गरीबों को छोड़कर मैं वापस माँ के पास ही चली जाऊंगी। वो इसी सोच में बाजार में चल रही थी कि मैम, आपका दुपट्टा जमीन को छू रहा है। नीरू जैसे ही उस लड़की की तरफ देखती है, देखती ही रह जाती है। हाय रे, कितना सुंदर लड़का है ये। अब क्या हुआ? मैंने कहा आपका दुपट्टा। तो खुद ही उठाकर दे दो ना। लड़का समझ जाता है कि नीरू उस पर फिदा हो चुकी है। वो उससे उसका नंबर लेकर चला जाता है। अब क्या था, नीरू और रोहित में लगातार बातें होने लगती है। मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, यहाँ एक बड़ी कंपनी का मैनेजर हूँ। अच्छा, और कितने बच्चे हैं तुम्हारे? बच्चे? अरे मेरी तो शादी भी नहीं हुई है। तुम बताओ, शादी करोगी? नीरू शर्मा जाती है। अब लेकिन मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस तुम शादी कर लो, भाग चलते हैं। बहुत पैसे वाला हूँ मैं, हमेशा खुश रखूंगा तुम्हें। नीरू रोहित से मिलकर सारा प्लान बना लेती है और फिर एक दिन घर से भाग जाती है। दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद, क्या बात है नीरू, तुम्हें परेशान सा देखता हूँ, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। ये कहते कहते ही वो रोने लगती है। अरे क्या हो गया, रो क्यों रही हो? मैंने तुमसे एक बात छुपाई है और वही बात अब मुझे परेशान कर रही है। रोहित, मेरा एक बेटा भी है, उसका नाम मयंक है। क्या बात कर रही हो, ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? देखो नीरू, मेरी माँ को मैंने ये नहीं बताया है कि तुम शादीशुदा हो। बच्चा मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा। नीरू को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तुम उस बच्चे को अपनी माँ को क्यों नहीं दे देती? नीरू चुपके से माँ को फोन करती है। माँ, क्या मयंक को तुम रख सकती हो?
बेटा मैं राकेश के साथ बात करती हूँ, आखिर घर का बेटा वही है, जो वो बोलेगा। वैसे भी बेटा तूने जो किया है ना, उसके बाद से पूरा घर तेरी बुराई कर रहा है। मैं भी अब किसी से तेरे लिए लड़ नहीं सकती। राकेश बेटा, नीरू ने तो जो किया बहुत ही बुरा किया, लेकिन मैं सोच रही थी कि क्यों ना मयंक को हम यहाँ ले आए। तभी वनीता बोल पड़ती है। वाह जी, ऐसे कैसे यहाँ ले आए? यहाँ क्या भंडारा भरा है? और जिस बच्चे की माँ ने नहीं सोचा, उसके लिए हम क्यों सोचे? नीरू को एक बार तो अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए था ना। अरे लेकिन तेरे पास भी तो लड़का नहीं है ना वनीता। माँ, वनीता ठीक बोल रही है। कल को वो बड़ा होकर इसी घर का हिस्सा मांगेगा तो हम क्या करेंगे? माँ कहती भी तो क्या, वो चुप रह जाती है। वहीं नीरू का पहला पति कहता है, माँ, अगर आज भी वो वापस आ जाए तो मैं उसे माफ कर दूंगा। बेटा, गरीबी चीज ही ऐसी है, क्या करेगा। तू तो अब मयंक का सोच। वो बेचारा तो बिना माँ का हो गया। मयंक के खातिर तू दूसरी शादी कर ले बेटा। लोगों के लाख समझाने के बाद नीरू के पहले पति की शादी रिद्धि से हो जाती है, जिसके पहले पति से 2 बच्चे होते हैं। देखो जी, मैंने शादी सिर्फ बच्चे के खातिर की है। मैंने भी शादी सिर्फ बच्चों के खातिर की है। वहीं नीरू के दूसरे पति के मन में ये बात घर कर जाती है कि नीरू एक मासूम बच्चे को उसके खातिर छोड़ कर आई है। अब देखो नीरू, मुझे लगता है कि जो औरत अपनी कोख का बच्चा छोड़ सकती है वो तो कुछ भी कर सकती है। कल को तुम्हें मुझसे अच्छा कोई मिल गया तो तुम तो मुझे भी बाय बाय कर दोगी ना। नीरू को अब उसका दूसरा पति ताने देना शुरू कर देता है। तंग आकर नीरू उसके यहाँ से भागकर अपने पहले पति के पास चली जाती है, लेकिन ससुराल में क्या लेने आई है नीरू, मयंक को? नहीं नहीं सासू माँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। नीरू, अब वक्त खत्म हो गया है, मेरी शादी हो चुकी है। तो छोड़ दो ना उसे, हमारा बच्चा है। मैं आपको अपनी माँ नहीं मानता, मेरी नहीं मान तो बात अच्छी है। नीरू मयंक की बात सुनकर समझ जाती है कि उसके पास अब ना आसमान रहा ना ही जमीन।